हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैक्सिमा क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे 13 अप्रैल को हुए पटवारी की परीक्षा में आए हुए जनरल मैथ्स के क्वेश्चन। 13 अप्रैल को काफ़ी कुछ टफ और अच्छे क्वेश्चंस आए थे, इसलिए हम ये क्लास 2 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार 5 खरीदने पर 7 वस्तु मुफ्त के ऑफर के साथ कोई वस्तु बेच रहा है, तो छूट परसेंट क्या है? 5 के साथ 7 फ्री मीन्स टोटल वस्तुएं कितनी बेच रहा है? 12। 5 और 7 12, तो 12 वस्तु बेचने पर वो 7 वस्तु फ्री दे रहा है। 7 वस्तु फ्री दे रहा है, इसका मतलब छूट क्या हुआ? 7 कितने पर? 12 पर। 12 पर 7 वस्तुओं की वो छूट दे रहा है, तो छूट ये हो जाएगा। और परसेंट करना है तो परसेंट सबको गुणा कर देंगे। तो सॉल्व करते हैं। 25 छक्के 150, 25 साते 175 बटे 3 को सॉल्व करते ही हो जाएगा। 3 5 15, 3 8 24 और 3 तिया 9। तो आंसर कितना हो जाए? कितना छूट दे रहा है वो? 58.3% की छूट दे रहा है। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की कार्यक्षमता बी से 40% अधिक है, सी की कार्यक्षमता बी से 20% कम है। तीनों मिलकर एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो ए उस काम का 35% कितने दिनों में करेगा? ए की कार्यक्षमता, ए की एफिशिएंसी बी से 40% अधिक है, तो बी से 40% अधिक है, इसका मतलब हम बी को 40% से बढ़ा देंगे तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1.4 इंटू बी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको 14/10 बी लिख सकते हैं। सी की कार्यक्षमता बी से 20% कम है, इसका मतलब बी को यदि बी की एफिशिएंसी को 20% कम करेंगे तो 20% कम करना मीन्स 0.8 का मल्टीप्लाई इंटू बी, तो सी की एफिशिएंसी बी से 20% कम है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, या फिर हम इसको 8/10 बी लिख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ए उस काम के 35% को कितने दिन में करेगा ये पूछा है, तो हमको ए की एफिशिएंसी की आवश्यकता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बी और सी दोनों की एफिशिएंसी को ए की एफिशिएंसी के टर्म में लिखेंगे। तो यहाँ सी और बी का रिलेशन दिया है, तो हम इसको ए के टर्म में निकाल के देखते हैं। ए के टर्म में निकालेंगे इसको, तो 8/10 है, और बी को हम यहाँ से पुट कर देंगे, तो बी कितना हो जाएगा? 10a/14 हो जाएगा। तो हम बी की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर 10/14a, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आया? 8/14 ये आ गया। तो ए की एफिशिएंसी बी के टर्म में भी आ गई और ए की एफिशिएंसी सी के टर्म में भी आ गई। अब क्वेश्चन में आगे लिखा है तीनों मिलकर कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो हम मान लेते हैं कि टोटल वर्क जो है वो 20 यूनिट है, ये मान लेते हैं। ठीक है, 20 यूनिट वर्क मान लिया हमने, तो तीनों मिलकर काम को 20 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब 20 दिन में काम कर सकते हैं मीन्स एक दिन का काम कितना हो जाएगा उनका? 1 यूनिट हो जाएगा, 1 यूनिट पर डे। 20 दिन में 20 यूनिट, तो एक दिन में 1 यूनिट। तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है? 1 के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि तीनों मिलकर 20 दिन में करते हैं और एक दिन का काम उनका 1 यूनिट है, तो ए प्लस बी प्लस सी 1 रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्योंकि हमको ए के टर्म में निकाला, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए की वैल्यू बी की वैल्यू भी इसके टर्म में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 10/14a, और सी की वैल्यू भी दी है 8/14a बराबर 1 है। 14 इस तरफ लेके जाते हैं और ये एलसीएम निकाला है हमने, तो ये 14a 10a 8 है, 14 10 24, 24 और 8 32, तो 32a बराबर 14 हो गया। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? ए की एफिशिएंसी आ गई 14/32। एफिशिएंसी मीन्स इतने यूनिट पर डे कर सकता है ए जो है 14/32 यूनिट कर सकता है एक दिन में। अब क्योंकि उसको करना है 35%, पूरे वर्क का 35%, तो हमने वर्क कितना एज्यूम किया है? 20 यूनिट, तो 20 यूनिट का 35% मीन्स इतना यूनिट काम की बात कर रहा है यहाँ पे। तो इतना यूनिट काम ए जो है कितने दिनों में करेगा ये पूछा है, तो 14/32 यूनिट एक दिन में करता है, तो इतना यूनिट कितने दिन में करेगा? तो इसको लिखेंगे 20 35/100/14/32, तो ये 32 ऊपर जाएगा ऐसे। 14/32 यूनिट एक दिन में, तो इतने यूनिट कितने दिनों में करेगा? तो ये इंटू ये अपॉन 14/32, ये कर दिया हमने। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाए कैंसिल हो गया, ये 5 और ये 5 7 35, 7 दूनी 14 और ये आ गया 16, तो कितनी वैल्यू आ गई हमारी? 16।
तो ये ए जो है 35% काम को कितने दिनों में करेगा, 16 दिनों में, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रय मूल्य पर लाभ 6.2/3% है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। हम हमेशा लाभ या हानि परसेंट जो होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं जब तक कि क्वेश्चन में ना दिया हो, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि विक्रय मूल्य पर लाभ जो है वो 6.2/3% है। इसका मतलब जो ये लाभ यहाँ पर जो कैलकुलेट किया गया है वो विक्रय मूल्य पर किया गया है कैलकुलेट, जबकि हम सारी कंडीशंस में हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं लाभ या हानि प्रतिशत, जब तक कि क्वेश्चन में ना दिया हो। यहाँ पर दिया विक्रय मूल्य पर लाभ 6.2/3% है, तो माना कि हम ये मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य जो है वो 100 रुपये मान लेते हैं, तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, इसको हम 6×18 20/3, तो यदि विक्रय मूल्य 100 रुपये है तो लाभ हो जाएगा 20/3 रुपये हो जाएगा। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, मीन्स क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट निकालना है यहाँ पे। तो विक्रय मूल्य 100 है, लाभ हमने लाभ भी दिया हुआ है 20/3, तो क्रय मूल्य निकाल लेते हैं यहाँ से। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सीपी क्या हो जाएगा, तो हमको पता है एसपी माइनस सीपी बराबर लाभ होता है, तो सीपी कितना आ जाएगा, एसपी से लाभ माइनस कर देंगे तो सीपी आ जाएगा। तो एसपी कितना है, 100 मान लिया है हमने, और लाभ 20/3 है, तो सीपी कितना आ गया, 300 में से 20 गए 280, 280/3 आ गया है सीपी। ठीक है, अब हमको निकालना है वास्तविक लाभ परसेंट, तो वास्तविक लाभ परसेंट के लिए क्या करना होगा, लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100 करना होगा। लाभ हमारे पास है 20/3 और क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, हमने निकाला अभी 280/3, गुणा 100 कर देंगे तो ये वास्तविक लाभ परसेंट आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, 0 से 0, और ये 2 से 14 बार, और यहाँ पर भी कैंसिल करते हैं 50, 7 से 14, तो ये कितना आ गया 50/7। इसको डिवाइड करेंगे 7 7 49, 7 से ही 1/7%, तो वास्तविक लाभ परसेंट कितना आया, 7 से ही 1/7%, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो व्यक्ति ए और बी के बीच की दूरी 63 किलोमीटर है, दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं। ए की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा बी की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे है, और प्रत्येक घंटे वे अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाते हैं, तो कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। ए और बी कितने दूर है एक दूसरे से, 63 किलोमीटर दूर है। तो पहले घंटे में, माना कि ये पहला घंटा है, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले घंटे में दोनों की स्पीड क्या है, इसकी 4 है और इसकी 2 है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। पहले घंटे में 4 स्पीड है इसकी और इसकी 2 किलोमीटर है, और हर घंटे वो अपनी गति जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा रहे हैं। तो ये पहला घंटा है, पहला घंटा। ये दूसरा घंटा, दूसरे घंटे में उनकी स्पीड क्या हो गई, इसकी हो गई 5 और इसकी हो गई 3। उसी तरह तीसरे घंटे में इसकी गति हो गई 6 और इसकी गति हो गई 4 हो गई। ठीक है, तो इस तरह ये जो हर घंटे में अपनी गति बढ़ा रहे हैं, और क्योंकि ये एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं तो स्पीड जो है जुड़ जाएगी। तो पहले घंटे में इसकी स्पीड 4 और इसकी 2, तो टोटल गति कितनी हो जाएगी 6। वहीं पर दूसरे घंटे में 5 और 3 8, तीसरे घंटे में 6 और 4 10, ऐसी स्पीड इनकी बढ़ रही है एक एक किलोमीटर प्रति घंटे से। तो इसको ऐसा करते हैं, ये ए है और ये बी है, पहले इसकी स्पीड है 4, इसकी है 2, तो ये दोनों का सम, मतलब पहले घंटे में इन्होंने कितना डिस्टेंस तय किया, 6 किलोमीटर तय किया, 4 और 2 6। दूसरे घंटे आगे इसकी स्पीड हो गई 5, इसकी हो गई 3, तो दूसरे घंटों में इन दोनों ने मिलकर कितना तय किया, 8 किलोमीटर, 5 और 3 8। फिर आगे इसकी स्पीड हो गई 6, इसकी हो गई 4, ऐसे ही हम एक घंटा बढ़ा लेते हैं। और देखते हैं कितना डिस्टेंस ये तय करते हैं। तो इस दूसरे घंटे में इन्होंने 8 किलोमीटर तय कर लिया, तीसरे घंटे में ये दोनों तय कर लेंगे 10 किलोमीटर, चौथे घंटे में कर लेंगे ये लोग 7 और 5 12 किलोमीटर, पांचवें किलोमीटर में तय कर लेंगे 14 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। अभी सबको जोड़ते हैं हम। पहले घंटे में 6, दूसरे में 8, 8 से 14 14, तीसरे घंटे में 10 24, 24 और 2 26 और 36 और 4 40 और 50,
तो 50 किलोमीटर यहाँ तय कर लिया इन्होंने, 50 किलोमीटर दोनों ने मिलकर तय कर लिया। इसको और बढ़ाएंगे, 50 और 1 60, 66, तो ये ज्यादा हो गया, 66 किलोमीटर ज्यादा हो गई। हमारा डिस्टेंस जो है वो 63 किलोमीटर ही है और ये ज्यादा हो रहा है। तो अभी हम इसका करते हैं कि 50 किलोमीटर कौन से घंटे में तय कर लिए उन्होंने, 1 2 3 4 5, मतलब 5 घंटे तो उनको लगना ही लगना है। 5 घंटे में 50 किलोमीटर तय कर लिया है उन्होंने और अगले घंटे में 66 हो जा रहा है। मीन्स इस ड्यूरेशन में वो दोनों मिल जाएंगे। इस ड्यूरेशन में 63 आ रहा है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर कहीं वो दोनों मिलेंगे। तो यहाँ पर इस ड्यूरेशन में दोनों की स्पीड क्या है, इसकी 9 है और इसकी 7 है। टोटल स्पीड क्या है, 16 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस ड्यूरेशन में दोनों की स्पीड 16 किलोमीटर प्रति घंटे है और 5वें घंटे में इन्होंने 50 किलोमीटर तय कर लिया है। बचा कितना, 63 में से 50 गए तो बचा कितना, 13 किलोमीटर बच गया। तो अब 13 किलोमीटर को वो दोनों मिलके किस स्पीड से तय करेंगे, 16 किलोमीटर प्रति घंटे, क्योंकि यहाँ इस ड्यूरेशन में इसकी चाल 9 है, इसकी चाल 7 है, तो 9 7 16। तो डिस्टेंस ये हो गया, ये हो गई स्पीड। अब इसको क्योंकि हमको मिनट में करते हैं इसको, क्योंकि ये 5 घंटे निकाल चुके हैं। अब हम मिनट में इसको कर लेते हैं, 60 को गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 पंच 20 और 4 16, 15 तिया 45, 15 एकम 15 4 19 बटे 4, तो ये कितना आ रहा है, देखो 16 और 3 4 4 8 32, 48 सही 3 बटे 4 मिनट। 5 घंटे तो लगे ही लगे। अब अगले 13 किलोमीटर चलने में उनको, 13 किलोमीटर तय करने में उनको 48 सही 3 बटे 4 मिनट लगेंगे, तो 48 मिनट हो गया। और ये 3 बटे 4 मिनट है, इसको हम सेकंड में बदल लेंगे, तो 60 का गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 15 चौक 60 और 15 तिया 45, तो 45 सेकंड। तो उनको 63 किलोमीटर कितनी देर बाद मिलेंगे, और 63 किलोमीटर दूरी में 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड, तो यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी गति को 15 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाने पर 16 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह गति को 12 किलोमीटर प्रति घंटे से कम करता है तो कितने मिनट देरी से पहुंचेगा, यदि उसकी वास्तविक चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर चाल जो है लास्ट में दी हुई है, वास्तविक चाल 60 किलोमीटर है। तो x जो है, माना कि चाल उसकी वास्तविक मैं मान लेती हूँ x है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। और मैं ये मान लेती हूँ कि यदि 60 किलोमीटर प्रति घंटे से वो चलता है तो उसका वास्तविक टाइम जो है लगेगा वो मैं t मान लेती हूँ, ओरिजिनल टाइम मान लेती हूँ कि उसको लग रहा है t मिनट लग रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने पर। अब कंडीशन दी है कि यदि वो चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा देता है तो 16 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये स्पीड है, ये टाइम है, तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस आ जाएगा। और ये डिस्टेंस किसके बराबर रख सकते हैं, जो कंडीशन दी है, x को हम 60 लिख देते हैं और ये t हो गया, ये बराबर है किसके, 15 किलोमीटर प्रति घंटे से उसने चाल बढ़ा दी। तो पहले 60 थी स्पीड, अब कितनी हो गई, 60 और 15 75, अब उसकी स्पीड हो गई 75 और इसको इंटू टाइम कर देंगे तो ये भी डिस्टेंस हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस हो जाएगा, दोनों को बराबर रख दिया। तो डिस्टेंस कैसे आएगा, यहाँ पर टाइम कितना है, अब टाइम जो है उसको 16 मिनट पहले पहुंच जाता है। जो पहले टाइम लग रहा था उससे 16 मिनट कम लग रहे हैं अब, तो -16, और क्योंकि ये घंटे में है तो इसको 16 बटे 60 लिख देते हैं। सो कैंसिल करते हैं, ये 15 से कट जाएगा, 15 5 75, 15 चौक 60, ये 4t हो गया, ये 5 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5 का तो 5t, और यहाँ अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 16 बटे 12 पंचे 60, तो 12, तो इसको कैंसिल कर 4 तिया 12, तो 5t में से 4t गए तो 1t, t की वैल्यू कितनी आ गई, 4 बटे 3, मीन्स वास्तविक टाइम 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने पर जो वास्तविक टाइम लग रहा है उसको दूरी तय करने में, वो 4 बटे 3 घंटे है। हमको क्या निकालना है, हमको ये निकालना है कि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे से यदि चाल को कम कर देता है तो कितने मिनट देरी से पहुंचेगा। तो मैं मान लेती हूँ कि यदि वो स्पीड को 12 किलोमीटर प्रति घंटे से कम करता है तो उसको माना कि t2 मिनट लगते हैं, ये मान लेते हैं। हमारे पास ये वास्तविक टाइम आ गया है, वास्तविक स्पीड पता है, तो स्पीड इंटू वास्तविक टाइम जो है हमारे पास क्या है, 4 बटे 3 है, इसको 4 बटे 3 रख देते हैं। अब इसको दूसरी कंडीशन से जो डिस्टेंस निकालेंगे उसको इसके इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अब स्पीड जो है उसकी 12 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो गई, तो 60 में से 12 जाएंगे तो कितना आ गया, 48, डिस्टेंस इंटू टाइम, और
स्पीड इंटू टाइम, और ये स्पीड और इंटू टाइम। अब टाइम कितना लग रहा है इसको, t2 नहीं दिया हुआ है तो t2 हमने एज्यूम किया है, इसको t2 लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, 12 से कैंसिल हो जाएगा, 12 पंचे 60, 12 चौ 48, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो t2 कितना आ गया, 5/3। अब क्योंकि 5/3 क्या, कितने मिनट देरी से पहुंचेगा लिखा है, तो t2 जो है वो बड़ा है किससे, t से, क्योंकि जो पहले जो टाइम लग रहा था उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमको क्या निकालना है, कितने मिनट देरी से पहुंचेगा। तो यदि हम t2 से t माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। t2 कितना है, 5/3 है, ये घंटों में है, और ये है 4/3, तो कितना हो गया, ये 5 में से 4 का 1/3, तो 1/3 घंटे देरी से पहुंचेगा। इसको हम मिनट में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा 20 मिनट। तो अपना आंसर क्या होगा, 20 मिनट देरी से पहुंचेगा, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष की कार्यक्षमता एक महिला से 25% ज्यादा है तथा एक महिला की कार्यक्षमता एक बच्चे से 1/3% ज्यादा है। यदि एक पुरुष कोई कार्य को 24 दिन में कर सकता है तो एक बच्चा उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। पुरुष की कार्यक्षमता, मैन, इसकी कार्यक्षमता जो है एक महिला से 25% ज्यादा है। 25% मीन्स 1/4, और 1/4 मीन्स महिला से 1/4 ज्यादा है, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 5/4 महिला है, 25 जो है वो 1/4 के बराबर है, और उसके तो 1/4 ये हो जाएगा 5/4, ठीक है। तो पुरुष की जो कार्य क्षमता है वो 5/4 किसका, महिला की कार्य क्षमता का है। वहीं पर महिला की कार्य क्षमता W इज इक्वल टू कितना है, महिला की कार्य क्षमता बच्चे से 33 से 1/3, तो 33 से 1/3 क्या होता है, 1/3 के बराबर होता है। यदि परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 के बराबर, तो 1/3 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो महिला की जो कार्य क्षमता है वो बच्चे की कार्य क्षमता का कितना है, 4/3 है, और इसको हम बी लिख देते हैं। तो क्योंकि हमको यहाँ पर पुरुष और बच्चे की बात किया लास्ट में, तो हम इन दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं, पुरुष और बच्चे की एफिशिएंसी का। तो यहाँ पर हम पहले बच्चे की एफिशिएंसी को महिला के टर्म में ले लेते हैं, हो जाएगा 3/4 W हो जाएगा। अब हम ये हो गया और ये हो गया, इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं इनका रेशियो निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा 5/4, 3/4, तो ये हो जाएगा 5/3। तो पुरुष और बच्चे की एफिशिएंसी का रेशियो 5/3 आ गया। अब हमको पूछा है कि पुरुष 24 दिन में करता है तो बच्चा कितने दिनों में करेगा, तो हम इसमें MDH वाला फॉर्मूला लगा देंगे, MDH एफिशिएंसी अपॉन W इज इक्वल टू M1D1, इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर दिन दी हुई है और एफिशिएंसी दी हुई है, दिन और एफिशिएंसी वैल्यू पुट करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाकी वैल्यूज नहीं दी तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो डी दिन दिए हुए हैं, आदमी की एफिशिएंसी 24 दिन में करता है और आदमी की एफिशिएंसी जो है वो 5 है, आदमी की एफिशिएंसी 5 है, बराबर दिन पूछा है, बच्चे को कितने दिन लगेंगे ये पूछा है, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 8 24 और x बराबर हो गया 8 5 40। तो बच्चे को वो कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, 40 दिन लगेंगे, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 दिया है तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 5 दिया है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की वैल्यू निकालना है। तो ये वाला फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, a प्लस बी प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। अब इसकी वैल्यू निकालना है क्वेश्चन में, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है 6, इसको 6 पुट कर देंगे, और इसकी वैल्यू भी दी हुई है, यदि यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो सब प्लस में हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी 5 दी हुई है क्वेश्चन में। अब हमको ये निकालना है, ये नहीं दिया हुआ है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक फॉर्मूला और लगा देते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c होता है। अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है 6, तो 6 6 36 हो जाएगा, इसको रख देते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यही निकालना है, और इसको हम अभी रख देते हैं, और ये हो जाएगा 2, इसको कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दी हुई है 5, इसको 5 रख देते हैं यहाँ पे, तो 5 दूनी 10, और इधर से जाएगा तो ये आ जाएगा 26, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 26 आ गई, इतने की वैल्यू 26 आ गई। अब इसी को हम यहाँ पुट कर देते हैं, और हमको इसी का मान निकालना है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू 6 रख दिया है, 6
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली है 26, माइनस माइनस कॉमन लिया यहाँ से, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाएगा, और जिसकी वैल्यू क्या दी है 5 दी हुई है। तो सॉल्व कर लेते हैं। 26 में से 5 गए 21 और ये हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 126, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कितनी धनराशि पर एक वर्ष 6 माह में 20% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 279 रुपीज होगा। कितनी धनराशि पूछा है, तो मैं मान लेती हूँ कि मूलधन जो है, धनराशि जो है वो P है, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो एक वर्ष 6 माह में, और क्या है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, मीन्स अर्धवार्षिक, तो एक वर्ष 6 माह 1.5 साल में कितने हाफ ईयर हो जाएंगे, 3 हाफ ईयर हो जाएंगे, 3 हाफ ईयर, क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। और 20% प्रति वर्ष की दर है, तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो दर कितनी हो जाएगी, दर हो जाएगी 10%। 3 हाफ ईयर हो गए और दर जो हो गई 10% हो गई। अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर दिया हुआ है। साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज जो है वो समानांतर श्रेणी जैसे बिहेव करता है, मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसे बिहेव करता है। तो यदि उसका मूलधन जो है P है, तो 3 साल में, मतलब 3 हाफ ईयर में अमाउंट कितना हो जाएगा, ये मूलधन जो है कितने में बदल जाएगा, ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये 10% की दर से, 10% हाफ ईयरली की दर से, तो तीन हाफ ईयर ले, तो टोटल कितने हो जाएंगे 30%। तो तीन हाफ ईयरली में ये अमाउंट कितना हो जाएगा 1.3 लिख सकते हैं। 30% से बढ़ा देंगे मूलधन को, तो 1.3 इंटू P लिख सकते हैं। मतलब कि 3 साल में ये राशि कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी साधारण ब्याज से, ठीक है। वहीं पर चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो गुणोत्तर सीरीज या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जैसे बिहेव करता है। उसमें क्या होता है, हर ईयर के लिए मूलधन बदल जाता है, तो उसमें तो ये जो P है वो कितना हो जाएगा, 3 हाफ ईयर में चक्रवृद्धि ब्याज जब लगेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 1.1 से मल्टीप्लाई जाता है 1.1 का, और ये 3 साल में तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। साधारण ब्याज से अमाउंट इतना हो गया और चक्रवृद्धि ब्याज से अमाउंट इतना हो जाएगा। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 11 का स्क्वायर जो है 121, और 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.331 हो जाएगा, क्योंकि 3 के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये इंटू P। साधारण ब्याज से 1.3P हो गया और चक्रवृद्धि ब्याज से इतना हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 279 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो माइनस कर देते हैं, 1.331P माइनस 1.3P इज इक्वल टू 279 दिया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.331 से 1.3 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.031 हो जाएगा। तो इसको हम माइनस करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 0.031 इज इक्वल टू 279, और साथ में P भी है, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 279/31, और ये 3 0 ऊपर लग जाएंगे। इसको यदि देखें तो ये 9 से हो जाएगा कैंसिल, 9 बार, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 9000। तो मूलधन क्या है 9000 है, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A का 6% B के 8% के बराबर है और A प्लस B का 10% 40 के 70% के बराबर है, और A का C% 80 के बराबर है, तो A प्लस C माइनस B का मान क्या होगा, ये निकालना है। तो इसके लिए हमें पहले A, B और C के अलग अलग वैल्यूज निकालना पड़ेगा सॉल्व करके। एक एक कंडीशन लिखते हैं। A का 6% बराबर है B के 8% के बराबर, तो हम इसको A बाय B 8/6 लिख सकते हैं, क्या कहें 4/3 के बराबर लिख सकते हैं इसको। तो A बाय B की वैल्यू 4/3 आ गई। दूसरी कंडीशन सॉल्व करते हैं। A प्लस B का 10%, A प्लस B का 10% 40 के 70% के बराबर है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 728 के बराबर। इसको यहाँ से कट कर देते हैं, तो ये A प्लस B की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 10 इस तरफ जाएगा तो ये 280 आ गया। अब A बाय B 4/3 आ गया, A प्लस B 280 आ गया। यदि A प्लस B 4/3 है, तो मैं दोनों साइड यदि 1 1 ऐड कर दूं, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये A प्लस B बाय B, और ये हो जाएगा 7/3।
अब a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 280/b इज इक्वल टू 7/3। ये कैंसिल हो जाएगा 728 बार, और b कितना आ गया 312, 120 आ गया। b की वैल्यू 120 आ गई, a की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, b की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये इस तरफ माइनस हो जाएगा 120, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 160 आ गई। अब a की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू आ गई, अब c की वैल्यू निकालना है। तो तीसरी एक और कंडीशन दी है कि a का c परसेंट मीन्स a गुणा c बटे 100 जो है किसके बराबर है 80 के बराबर है लिखा है। तो a की वैल्यू पुट कर देते हैं 160 यहाँ पे, तो c कितना हो जाएगा, c इज इक्वल टू हो जाएगा 80 गुणा 100 बटे a की वैल्यू कितनी है 160 है, कैंसिल करते हैं ये 8 दूनी 16, और ये तो कितनी आ गई, c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आ गई 50। तीनों की वैल्यू मिल गई, अब पुट कर देते हैं इसमें, तो a है 160 है, ये c 50 है, और b की वैल्यू है अपनी 120। 160 में से b 120 गए 40 और 50 90 आ गया आंसर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 90, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है m और n की पूंजी का अनुपात 8:7 है, और 5 महीनों बाद m अपनी पूंजी का 1/4 भाग और n अपनी पूंजी का 1/7 भाग निकाल लेता है। एक वर्ष के कुल लाभ 470 रुपए में m का लाभ क्या है। m और n ने किसी बिजनेस में पूंजी लगाई है, और पूंजी का अनुपात जो है वो पूंजी का अनुपात 8:7 है, मतलब इसने 8 पूंजी लगाई, इसने 7 पूंजी लगाई है, और 5 महीनों बाद दोनों ने कुछ कुछ अमाउंट निकाल लिया है। तो 5 महीनों के लिए तो ये दोनों अमाउंट जो है सेम रहेगा, 8 और 7 ही रहेगा। 5 महीनों के लिए उन्होंने 8:7 में पूंजी लगाई है। उसके बाद एम ने कितनी पूंजी निकाल लिया, अपना 1/4 भाग निकाल लिया, 1/4 भाग निकाल लिया, इसका मतलब 3/4 भाग बचा, 3/4 भाग बचा है अब किसका 8 का, पहले 8 था, 8 में से 1/4 उसने निकाल लिया, तो बचा कितना 3/4 8 का बचा। और ये कितने महीनों के लिए उसने लगाया, क्योंकि 1 साल का लाभ दिया हुआ है, तो 5 महीने में 8 लगाया था, तो बचे हुए 7 महीनों में उसने 8 का 3/4 भाग लगाया है। वहीं पर एन ने क्या किया है, पूंजी का 1/7 भाग निकाल लिया है, तो 1/7 भाग निकाला है 20, अब कितना बचा उसके पास 6/7 ही पूंजी बची है उसकी बिजनेस में, और ये किसका 7 का 6/7 बचा है, और ये कितने महीनों के लिए है, ये भी 7 महीनों के लिए है। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो यही वही रेशियो होगा जिसमें इन दोनों के लाभ जो है दोनों आपस में डिवाइड होंगे। इसका रेशियो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ये 8 × 40, और ये 3 दूनी 6, 7 × 42, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 42 हो जाएगा, 5 7 35 हो गया, तो ये हो गया 82, और ये हो गया 77। तो इस रेशियो में बटेगा दोनों को पैसा, दोनों का जो लाभ है वो इस रेशियो में बटेगा। टोटल इतने भाग है, तो एम का लाभ कितना होगा, तो एम का लाभ निकालने के लिए तो ये 82 जो है ये एम का पार्ट है, 82 कितने में से टोटल पार्ट इतने हैं, टोटल पार्ट कितने हैं इतने हैं, और उसका 82वां भाग जो है वो ए को इसको मिलेगा, एम को मिलेगा लाभ के रूप में, और लाभ कितना है 477 रुपए है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 82, 7 और 2 9, 8 7 15। इसको यदि देखें तो ये तीन से यदि करेंगे, 3 हम 27 और 2 3 5 से 15 और 7 और 4, तो ये 3 बार डिवाइड करने से आ जा रहा है, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 8 24, तो 246 रुपए मिलेंगे एम को लाभ के रूप में, तो यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है। सेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो इसको 1 ये लिख सकते हैं, और ये कोसेक को 1/sin लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको इस तरफ लेके जाएंगे यदि, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 3, तो यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई √3 आ गई, और tan थीटा की वैल्यू √3 किसके लिए होती है, थीटा इज इक्वल टू 60 के लिए होती है, ये याद रखना पड़ेगा हमें। तो अब हम ये थीटा की वैल्यू 60 इसमें पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो ये सेक कॉस का उल्टा होता है, और कॉस 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1/2 होती है। कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 होती है। इसको पुट कर देंगे, यह है 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा है, तो इसका 1/2 का उल्टा 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, इंटू
कोसेक स्क्वायर थीटा √3/2 साइन होता है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इसको पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा √3/2 का, और इसका इसकी वैल्यू इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया ये, और ये हो गया अपना 4/3 हो गया ये, माइनस ये हो गया 3/4, इसको सॉल्व करते हैं 8 चौ 32, 32/3 है ये, और ये हो गया 3/4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 × 4 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 3 तिया 9, 128 में से 9 जाएंगे तो कितना आ रहा है 119 और 3 चौ 12, तो इसकी वैल्यू क्या है 119/12 ये है। जिसको ये वैल्यू याद नहीं होती उसका एक तरीका भी है कि हम क्या करेंगे 0 1 2 3 4 ऐसा लिख देते हैं, इसमें 4 का डिवाइड कर देंगे सब में और सब में अंडर रूट लगाते हैं ऐसे, तो ये जो होता है ये 0 30 45 60 और ये 90 की वैल्यू होती है, ये होता है साइन के लिए होता है, तो ये साइन की वैल्यू 0 30 45 सारे एंगल्स के लिए क्या निकल के आएगी, इसको सॉल्व करेंगे 0, ये है 1/2, ये है 1/√2 और ये है √3/2 और ये है 1, जिसको याद नहीं होता वो उस तरीके से निकाल सकता है यदि एग्जाम में टाइम है आप लोग के पास। फिर होता है कॉस, इसका उल्टा कर देंगे, ये इस तरफ से लिखेंगे हम 1 √3/2 1/√2 1/2 और ये हो जाएगा 0। फिर 10 की वैल्यू निकालना है तो इसको डिवाइड कर देंगे पूरा, तो ये हो जाएगा 0, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा √3 और इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं यदि किसी को वैल्यूज याद नहीं है तो, इसको याद है वो तो बहुत अच्छा है, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A की क्षमता B से दोगुनी है और C से तिगुनी है, तीनों मिलकर एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तो B कितने दिनों में उस कार्य को कर सकता है। A की क्षमता B से दोगुनी है मीन्स 2B है, और A की क्षमता ही C से तिगुनी है मीन्स 3C है। तो अगर मैं तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो निकालना चाहूँ A अनुपात B अनुपात C, तो A तो A हो गया, B को A/2 लिख सकते हैं और C को A/3 लिख सकते हैं, तो ये तीन दूनी 6, 6 का मल्टीप्लाई में ऊपर कर देते तो ये हो जाएगा, A को भी कैंसिल कर दे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 तिया और ये हो जाएगा 3 दूनी, तो तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो जो है ये इतना निकल के आ जाएगा हमारा। अब लिखा है तीनों मिलकर एक काम को 18 दिन में करते हैं, तो मैं मान लेती हूँ कि टोटल वर्क जो है वो 18 यूनिट है, मान लेते हैं टोटल वर्क जो 18 यूनिट है और तीनों मिलकर उसको 18 दिन में कर रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि उनका एक दिन का काम जो है वो 1 यूनिट पर डे है, यानी A और B ABC जो है ये एफिशिएंसी है, तो A + B + C = 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों की एफिशिएंसी एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1 यूनिट पर डे हो जाएगा, तो A + B + C लिख सकते हैं 1, क्योंकि 18 यूनिट है 18 दिन है तो 1 यूनिट पर डे, तो A + B + C 1 है और इनका अनुपात ये 6 3 2 है, तीनों को जोड़ते हैं तो 6 3 9 2 11, तो 11x = 1 लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/11, अब 1/11 आ गई तो इससे हम इनकी ओरिजिनल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं ABC तीनों की। हमें क्वेश्चन में पूछा है B कितने दिनों में उस कार्य को करेगा, तो हमें B की एफिशिएंसी की आवश्यकता है, तो B की एफिशिएंसी कितनी है 3x, तो 3/11 है। B की एफिशिएंसी 3/11 है मीन्स 3/11 यूनिट पर डे करता है, वो 3/11 यूनिट एक दिन में करता है, तो हमें बताना है कि उस कार्य को पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो पूरा कार्य हमने 18 यूनिट माना है, 3/11 यूनिट एक दिन में करता है, तो 18 यूनिट कितने दिन में करेगा 18/3/11 ऊपर चला जाएगा, ये 3 6 18 और ये हो जाएगा 66 दिन में। तो हमारा आंसर क्या होगा कि वो पूरे कार्य को B जो है पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा 66 दिन में, यही आंसर है।